फिल्म की शुरुआत 2013 के वर्ष के बैकग्राउंड से होती है कि कैसे इंसान सदियों से एलियंस की खोज स्पेस में कर रहा था, पर उन्हें क्या खबर था कि उनकी खोज समुद्र के सतह पर खत्म होगी, क्योंकि एलियंस 2 डायमेंशनल के बीच पोर्टल क्रिएट करके धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स को फाड़कर एक ब्रिज क्रिएट करके धरती पर हमला करने लगे। इंसान पर एलियन का पहला अटैक एक विशाल मॉन्स्ट्रस काइजू से आया और कड़ी मुश्किल के बाद जब तक इंसान उसका ढेर करने में सफल रहे तब तक लाखों में लोग और कई शहर मिट्टी में मिल गए। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि एक के बाद एक अटैक्स कई देशों में होने लगे। इससे पहले कि पूरी दुनिया उनके विनाश में गायब हो जाए, सभी देशों के इंजीनियर्स मिलकर अपना अपना मॉन्स्टर वेपन तैयार करने के इरादे में येगर प्रोग्राम हांगकांग में जन्म लेता है काइजू से लड़ने के लिए। और डेवलपमेंट के दौरान उन्हें समझता है कि सिर्फ एक इंसान इतने विशाल मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए वो 2 पायलट मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। मैकेनिज्म के अनुसार हर एक पायलट येगर के एक हिस्से को कंट्रोल करेगा, जिसके लिए दोनों पायलट की सोच रिदम में होना जरूरी है। इसलिए दोनों पायलटों के मस्तिष्क को न्यूरल इंजन टेक्निक से जोड़ा जाता है, ताकि दोनों सेम समय पर एक दूसरे की थिंकिंग को समझ सके। और इस कंडीशन में भी दोनों की सोच एक तरह की होनी चाहिए। टॉर्च 2020 में एक दिन कैटेगरी लेवल 3 यानी कि अब तक का सबसे विशाल और ताकतवर दिखने वाला काइजू उनके रडार पर डिटेक्ट होता है, और मूवी का लीड इन कैरेक्टर रैली और उसका जुड़वा भाई यान्सी बिना पायलट जिप्सी डेंजर तुरंत खतरे को खत्म करने के लिए उनके बीच पर निकल पड़ते हैं। जिप्सी डेंजर दिखने में इतना विशाल होता है कि समुद्र में कदम रखने पर भी डूबता नहीं है। उसके कदम से समुद्र में विशाल लहरें बनने लगती हैं। दोनों भी एक दूसरे से ड्रिफ्ट कंपैटिबल और अपने काम में माहिर। मार्शल उन्हें क्लियर ऑब्जेक्टिव देता है काइजू को खत्म करके सही सलामत बेस लौटने के लिए, पर दोनों भी इसे एक आसान मिशन समझकर गलती बैठते हैं। वहीं वो विशाल काइजू अपना पहला शिकार करने के लिए कुछ सेलर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। सेलर्स को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता और वो विशाल काइजू जोरदार ललकार के साथ उन्हें अपना शिकार करने बढ़ता है। लेकिन डेंजर सही समय पर पहुंचता है और उन्हें बचाने के चक्कर में दोनों को जोड़ की खानी पड़ती है। पर किसी तरह रैली अपने जिप्सी डेंजर के कैनन्स भी फायर करते हैं, पर ये वाला काइजू उनसे ज्यादा शक्तिशाली निकलता है और उसे कई सीनियर ब्लो खानी पड़ती है। और दोनों किसी तरह जिप्सी मेंबर को संभालते हुए अंत में काइजू को एक पावरफुल ब्लास्ट दे देते हैं। पर इससे पहले कि दोनों चैन की सांस भी लें, कंट्रोल रूम को डिटेक्ट होता है कि काइजू अब भी जिंदा है और तेजी से उनके सामने बढ़ रहा है। इसलिए तुरंत उन्हें वहां से भागने का ऑर्डर देते हैं और दोनों भी उनके ऑर्डर को ओबे करते हुए उनके पीछे मुड़ते ही काइजू अपने एक शार्प क्लॉ से जिप्सी डेंजर के एक हिस्से के हेमिस्फीयर को पेपर की तरह छोड़ देता है, जिससे यान्सी भी घायल हो जाता है। यान्सी रियलाइज करता है कि अब वो बच नहीं सकता। इससे पहले कि वो यान्सी को अपना अलविदा भी कह सकता, काइजू उसे खींच लेता है और वो यहाँ रुकता नहीं और जिप्सी डेंजर को तोड़ने लगता है। वहीं रैली कैसे तो अपने हिस्से को बचाते हुए बाकी के काइजू को और भी पावरफुल ब्लास्ट दे देता है और अपना मिशन खत्म करने के बाद कैसे तो बचते हुए सतह तक पहुंच जाता है और मूवी 5 साल आगे बढ़ जाती है। पर 5 साल बाद वर्ल्ड लीडर्स को येगर प्रोग्राम एक्सपेंसिव और फेलियर लगने लगता है, क्योंकि काइजू के अटैक बढ़ते जा रहे हैं और हर अटैक के बाद वो इंसान के वीकनेस और खुद को उसी तरह ढाल रहे हैं। इसलिए वो येगर प्रोग्राम को शट डाउन करके कोस्टल वॉल खड़ा करने का फैसला लेते हैं। वहीं एक के अनुसार कैटेगरी 4 का काइजू भी उनके दीवार को भेद नहीं सकता और उसके प्रोग्राम को तब तक पॉइंट करने का वादा करते हैं जब तक न्यू को सोलो प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। और मार्शल भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए आर्मी से एकदम हटकर खुद का रेजिस्टेंस टीम फॉर्म करने का प्रयास करते हैं। और सीन हांगकांग की कोस्टल प्रोजेक्ट की तरफ मुड़ जाती है और हमें पता चलता है कि रैली अपने भाई को खोने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस कोस्टल प्रोजेक्ट पर लग गया। उस घटना ने उसे बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि जब काइजू ने उसके इकलौते भाई को छीन लिया तब उसका माइंड उससे कनेक्टेड था और आज भी उसकी चीख और हेल्पलेसनेस को महसूस कर सकता है। पर कुछ देर बाद मार्शल लैंड करते हैं और रैली को उनका रेजिस्टेंस टीम ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो अपने भाई के गम में ज्वाइन करने से इनकार कर देता है और अंत में धरती का वास्ता देने के बाद उसे कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं। और जिस आखिरी प्रोजेक्ट पर वर्ल्ड लीडर्स को इतना भरोसा था वो ही मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि एक और भी पावरफुल काइजू सभी के सामने किसी एक देश के कोस्टल कॉर्ड्स को ऐसे भेदते हुए निकल जाता है जैसे वो रेत का खिलौना हो। यानी कि अब मार्शल का प्लानिंग उनका एकमात्र भरोसे की किरण है।
मार्शल अपने रेजिस्टेंस टीम के लिए 2 साइंटिस्ट्स डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर हर्मन और जिप्सी डेंजर रेस्टोरेशन प्रोग्राम की हेड और मार्शल के लिए जान से भी करीबी माँ को हायर करते हैं। सिंस अब उनके पास बॉडी का सपोर्ट नहीं है, वो कैसे तो बचे हुए जे येगर्स हैं, जैसे क्रिम्सन टाइड, फोनसोन, अल्फा उनर ब्लॉन्ग और सबसे तेज स्ट्राइकर यूरेका के पायलट एन्नाई वेपर और उनका बेटा चक को अपनी टीम में शामिल करते हैं। और फाइनली रैली का उसकी सबसे फेवरेट द जिप्सी डेंजर से पेट होता है, जिसे अब रिस्टोर करके न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर किया गया है। रैली अपने प्लान को अपडेट करते हैं कि उनका प्लान द ब्रीच में 1.2 मिलियन टन्स एंटी मैटर को ड्रॉप करने का है, ताकि इसे जड़ से खत्म करके पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर सके। वहीं डॉक्टर हर्मन अपने रिसर्च के बेसिस पर ये थियराइज करते हैं कि हालांकि अब तक हर एक काइजू एक दूसरे से अलग अलग थे और सभी को स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला है कि उन सभी के डीएनए एग्जैक्टली सेम है, यानी कि वो सभी मॉडिफाइड वर्जन बट एक दूसरे के क्लोन्स हैं। इसलिए उनके पास बचे हुए एक वीक काइजू के ब्रेन से वो पायलट की तरह उनके दिमाग में भी जिप करके कोई खास जानकारी का पता कर सकते हैं, जो उनके मिशन के लिए काम आएगा। वहीं माको के बारे में राजीव को पता चलता है कि उसे खुद भी एक दिन जे येगर का पायलट बनना है और जिप्सी डेंजर के लिए को पायलट की रिक्वायरमेंट अब भी हॉट है। इसलिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कॉम्बैट सिमुलेशन से परखा जाता है, जिसे माको खुद रेट करती है और वो खुद रैली के फाइटिंग स्किल्स को सैटिस्फैक्ट्री रेटिंग देती है, जिस पर रैली को गुस्सा आने पर वो उसे मैदान पर चैलेंज करता है और टू हिज सरप्राइज माको कॉम्बैट में उसके बराबर निकलती है। रैली स्कूल से एकदम हैरान होते हुए ये तय करता है कि दोनों भी बेस्ट सूटेबल हैं और एक दूसरे से डीप कंपैटिबल भी, इसलिए माको से रिक्वेस्ट करता है उसे उसका को पायलट बनने के लिए। शुरुआत में तो मार्शल नहीं मानते, पर उसे प्रॉमिस करने के कारण वो अंत में मान जाते हैं। वहीं इस तरफ डॉक्टर न्यूटन अपने एक्सपेरिमेंट को ट्रिगर करते हैं। उसका लक्ष्य काइजू के ब्रेन में डिप कर जाता है और उसे एलियंस हजारों में काइजूस की सेना बनाते नजर आती है। वो ब्रीच के सीक्रेट को समझने वाला ही होता है कि काइजू का ब्रेन भी वीक होने के कारण वो ज्यादा पता नहीं कर पाता, और जितना भी समझा वो तुरंत मार्शल से रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी शेयर करता है कि ये एलियंस कॉलोनिस्ट्स हैं जो एक के बाद दूसरे प्लैनेट पर कब्जा बनाते हैं। वहीं वो ग्राइंडर में अटैक नहीं बल्कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में अटैक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उनकी फोर्स वेव अटैक में कैटेगरी 1 और 2 के काइजूस तो बहुत ही बेसिक रेफरेंसेस हैं, जिनमें से हेविली पॉपुलेटेड रीजन्स को रास्ते से हटाने के लिए भेजा गया और एंड वेव में तो एक्स्ट्रा मॉन्स्टर्स को रिलीज करेंगे जो इंसान को धरती से लुढ़-थिर के पीछे हटेंगे। और सभी काइजूस के डीएनए इसलिए एग्जैक्टली सेम है क्योंकि ये उन्हें क्लोन कर रहे हैं, और मार्शल को और भी ठोस जानकारी की जरूरत होती है जिससे वो उनके वीक पॉइंट्स का पता कर सके। इसलिए वो उसे काइजू के पार्ट्स हार्वेस्ट करने वाला ब्लैक मार्केट डीलर हैनिबल से मिलने का सुझाव देते हैं। वहीं इस तरफ माको और रैली एक दूसरे के डीप कंपैटिबिलिटी को परखने के लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट में जिप्सी डेंजर को लर्न करते हैं। शुरुआत से पहले रैली उसे आगाह करता है कि न्यूरल हैंडशेक के ठीक बाद उसे खोजबीन करके अपने किसी भी बुरे मेमोरी से लैच ऑन नहीं होना है। ड्रवडी लिफ्टिंग की शुरुआत अच्छी होती है, पर थोड़ी देर के लिए रैली खुद अपने भाई के मेमोरी से लैच ऑन हो जाता है। वो तुरंत रिकवर कर लेता है और माँ को अपने सबसे बुरी मेमोरी से लैच ऑन हो जाती है जब काइजू के कारण उसके माता पिता चल बसे और उस पल के दौरान एक काइजू उसके पीछे पड़ गया। पर जिस बात का मार्शल को सबसे बड़ा डर था वही उनके सामने होता है। माँ को काइजू को सच में अपने सामने समझकर वेपन्स को एक्टिवेट करके फायर करने पड़ती है। सीन्स रैली उससे अब भी कनेक्टेड होता है। वो इसकी मेमोरी को लाइव देख सकता है और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है कि ये सिर्फ उसका मेमोरीज है, पर ये असर करता नजर नहीं आता। और तभी उसकी मेमोरीज में कोई डिएगो नजर आता है जिसकी आप में काइजू के साथ लंबी लड़ाई होती है। लकीली एन मौके पर कंट्रोल रूम सारे पावर सप्लाई को शट डाउन करने में सफल हो जाते हैं और एक बड़ी आपदा होते होते टल जाती है। इस घटना के बाद मार्शल माको को पायलट की पोजीशन से हटा देते हैं। वो इस तरफ न्यूटन हैनिबल को ट्रैक करने में सफल हो जाते हैं और उसे तुरंत मिशन का याद आता है, इसलिए हैनिबल से सेकेंडरी ब्रेन के लिए रिक्वेस्ट करता है। सीन्स इतने विशाल मॉन्से को फंक्शन करने के लिए उन्हें माको के अनुसार 2 ब्रेन्स की जरूरत लगती है, और क्योंकि प्राइमरी ब्रेन काजू के मरने के ठीक बाद सड़ जाता है, उसे सेकेंडरी ब्रेन की जरूरत है। और इस तरह कंट्रोल रूम को 2 कैटेगरी 4 काइजूस दिखते हैं।
मार्शल तुरंत क्रीसेंट टाइफून और चर्नो अल्फा को उसे हंट करने का मिशन पर लगा देते हैं। वो इस तरफ जिप्सी डेंगर को माको के साथ कोस्टल लाइन पर बने रहने का ऑर्डर देते हैं और मार्शल जिप्सी डेंगर अलाउ नहीं करते। स्ट्राइकर कोस्टल लाइन पर गाइड पोजीशन में क्रीसेंट टाइफून की पोजीशन लेते ही पोटाची कार्जियो उस पर जोरदार हमला करता है और अब दोनों में घमासान लड़ाई होती है और ओटाची बुरी तरह घिरते नजर आता है, जिस पर ओटाची कार्जियो तभी उस पर हाथ धोने के लिए कूद पड़ता है और थोड़ी देर बाद ओटाची कार्जियो दोनों पर भारी पड़ जाता है। वो एक ही बार में क्रीसेंट टाइफून के पावर ग्रिड को नष्ट कर देता है और सॉफ के अटैक करने से पहले ही उस पर कोई डेडली एसिड स्प्रे करके उसके पूरे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर देता है और अब उसकी पूरी तरह से चीथड़े करने लगता है। अब स्ट्राइकर दोनों को खतरे में देख मार्शल के ऑर्डर को डिसोबे करके उन्हें बचाने बढ़ता है, पर तब तक दूसरा सबसे डेडली लेदरबैक काइजू चर्नो अल्फा को मसल कर रख देता है। वो इसे लेकर पूरी शक्ति के साथ ओटाची से अपने साथियों का बदला लेता है और वो क्लियरली जीतते नजर आता है और वो जैसे ही अपने फाइनल प्रोक्लेम मिसाइल से नष्ट करना बढ़ता है, ओटाची काजू मानो उसके टेप को समझ जाता है और एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट रिलीज करता है, जिससे स्ट्राइकर के साथ नजदीक का पोस्टल लाइन और कंट्रोल रूम टेम्परेरी शट डाउन हो जाता है। अब बिना पावर के वो सिटिंग डक की तरह बन जाते हैं और कंट्रोल रूम भी कुछ नहीं कर पाते। फिर तभी रैली उन्हें याद दिलाता है कि जिप्सी डेंगर न्यूक्लियर पावर्ड बुक है, वो पूरी तरह से अलग है और अब कोई और चारा न होने के कारण मार्शल माको को फिर से अंदर करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह चीजी स्ट्राइकर को लेदरबैक के हाथ छोड़कर वो हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है, पूरे शहर में तबाही मचाते हुए घुटनों गुस्से में किसी की खोज में होता है। पब्लिक और डॉक्टर न्यूटन डर के मारे कार्जियो रेस्पीज के बंकर की तरफ बढ़ते हैं। वो इस तरफ लेदरबैक इन दोनों को अपना अगला शिकार बनाने ही वाला होता है कि जिप्सी डेंगर सही समय पर लैंड करता है और देखते ही देखते दोनों में घमासान लड़ाई होती है। लेदरबैक कार्जियो उसे कागज की तरह उठाकर फेंक देता है और अगली बार सिर्फ पहली शुरू की दौड़ लगाता है और अब न्यूली इम्प्रूव जिप्सी डेंगर उसे अपने हैवी पंच से अपनी ताकत की क्षमता दिखाता है और ऐसा लगने लगता है कि लेदरबैक जिप्सी डेंगर के सामने नहीं टिक पाएगा। पर लेदरबैक कार्जियो भी हार मानने वाला नहीं होता और गोल्डबर्ग स्टाइल में एक जोड़ों का स्पेयर देता है और दोनों भी बेहतरीन तरीके से जिप्सी डेंगर को हैंडल करते हैं और अंत में सीन्स और लाभ के साथ उसका काम तमाम कर देते हैं। अंत में न्यूटन को चमकता है कि पोटाची कार्जियो जरूर उसे ही ढूंढ रहा है, क्योंकि कार्जियो के ब्रेन में डिप करने के कारण वो शायद उनके वार्ड में भी डिप कर गया है। शायद हर कार्जियो का ब्रेन हाइव माइंड की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए फेज उसी के पीछे है। वो उस तक पहुंचने वाला होता है कि जिप्सी डेंगर अपने ललकार के साथ ओटाची कार्जियो को अपनी मौजूदगी बताता है। जिप्सी डेंगर विशाल शिप को एज बेसबॉल बैट बनाकर उस पर एक जोरदार वार करता है और ओटाची भी अपने जटिल तेल से उसे नॉक्ड कर देता है। इससे पहले कि जिप्सी डेंगर ठीक से रिकवर कर सके, ओटाची कार्जियो बिल्डिंग को चीरते हुए उस पर हमला करता है। जिप्सी डेंगर एन मौके पर उसका तेल पकड़ लेता है और उसे मसल कर रख देता है, पर फाइनल ब्लो मारने के बाद ओटाची कार्जियो उसे हवा में उछालकर बुश रैक में बदलने के लिए ओनली की तरफ बढ़ता है, पर दोनों की चतुराई से तलवार का इस्तेमाल करके उसकी एक पंख को काटकर खत्म कर देते हैं और किसी तरह बुश की मदद से सेफली लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं और इस बार की लड़ाई वो किसी तरह जीत जाते हैं। फाइट खत्म होते ही न्यूटन हैनिबल की मदद से सेकेंडरी ब्रेन को हार्वेस्ट करने पर लग जाता है और उसकी सेकेंडरी ब्रेन डैमेज हो चुका होता है और तभी उसके पेट में पल रहा छोटा कार्जियो पेट को फाड़ न्यूटन के पीछे पड़ जाता है और खुद की कॉर्ड में अटक जाने के कारण वो गला घुटने से मारा जाता है और तभी उसे हान ये पता चलता है कि छोटे काइजू में अब भी जान है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता कि दूसरे दो काइजू भी डिटेक्ट होते हैं और सरप्राइजिंगली वो इस बार ब्रिज के गार्डर में तैनात हो जाते हैं। यानी कि न्यूटन के डिलीट होने के कारण सिंग सू का न्यूरल हैंडसेट वेव तक उन्हें भी न्यूटन के मदद से मार्शल के पेट के बारे में पता चल गया है। पर सबसे बड़ी चिंता वाली बात थी कि पिछली लड़ाई में हान घायल हो गए थे, इसलिए धरती के खातिर मार्शल खुद स्ट्राइकर के साथ पायलट बनने का तय करते हैं और टीम को हौसला देकर सभी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहां प्लान के अनुसार स्ट्राइकर ब्रीच पर लौट तैयारी करेगा। ब्रीच में ड्रॉप करने के लिए मोको जिप्सी टाइगर उसे काइजू के अगेंस्ट कवर देगा, पर इस तरफ दोनों भी एक साथ बेबी काइजू के पेट में ड्रिप करने का तय करते हैं, जिसे मैको महसूस करते हैं। दोनों एक आश्चर्यजनक कोशिश करते हैं कि मार्शल का प्लान काम नहीं करने वाला। ये दोनों भी समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रिलेटेड ब्रीच की तरफ पहुंच जाते हैं और हैरानी की बात ये कि ब्रीच को गार्ड करने के लिए तैनात काइजूज उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पर उनका लक ये कि एन मौके पर दोनों उन्हें अपडेट करते हैं कि दरअसल ब्रीच में एंट्री के लिए काइजू को देने के लिए बारकोड की तरह वो
वो स्कैन करता है, यानी कि मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें काइजू के साथ एंटर करना पड़ेगा। पर उनकी परेशानी कम नहीं होती, क्योंकि देखते ही देखते तीसरा अब तक का सबसे डेडली कैटेगरी 5 काइजू उनके सामने प्रकट होता है। इससे पहले कि दोनों कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान करें, दूसरे दो जिप्सी पर दोनों तरफ से हमला करते हैं, जिसमें जिप्सी एक हाथ गंवा बैठता है। वो जितनी भी जान जिप्सी में बाकी होती है, वो अपना बदला उसके सामने तेजी से बढ़ रहे काइजू पर 2 भाग में काटकर बराबर ले लेता है। वहीं कैटेगरी 5 काइजू टाइगर को कुछ इंप्रूवमेंट मॉडअप कर देता है और उसके साथ खेलने लगता है, और बर अपनी शक्ति से स्ट्राइकर भी कैटेगरी 5 को घायल करने में सफल हो जाता है। अब कैटेगरी 5 काइजू दर्द में दूसरे काइजू को पुकार लगाता है, और अब दूसरा भी उनके तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसे डायमंड हालत में भी उनके तरफ मदद के लिए बढ़ने का तय करता है, और मार्शल उसे वहीं बने रहने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एकमात्र पर सुसाइडल प्लान सूझता है कि उनके पास जो पेलोड है उससे वो दोनों भी काइजूस को खत्म कर देंगे। वहीं जिप्सी रे का जो न्यूक्लियर रिएक्टर से कम नहीं है, उसकी मदद से वो फाइनल मिशन को अंजाम दे सकते हैं। जाहिर तौर पर इससे बेहतर आइडिया नहीं होता, इसलिए दोनों ही अपने लव्ड वन को अलविदा कहने के बाद उनके तरफ तेजी से बढ़ रहे काइजू के नजदीक पहुंचते ब्रॉडवे कनेक्ट कर देते हैं, और रैली और मैको के पास मातम मनाने का समय नहीं होता, इसलिए सीधे ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। और एक काइजू जो घायल होने के बावजूद अब भी उनके आड़े बना रहता है, इसलिए जिप्सी में बची उचित जान के पावर के साथ फाइनल अटैक में काइजू को लेकर ब्रीच में कूद जाता है, और काइजू लास्ट मोमेंट में खत्म होकर गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लकीली प्लान के मुताबिक वो मेन गेट के थ्रू एंटर कर जाते हैं, और डीप कोर में ऑक्सीजन की कमी के कारण रैली को मैको भी ब्रीच कोर से रिलेट करना पड़ता है, और वो अकेले पोर्टल डायमेंशन के थ्रू एलियंस के प्लैनेट में एंटर करता है, जिसका खुद का विशाल सूरज होता है। और वहीं जब तक एलियंस को कुछ समझे, वो मैन्युअली ट्रिगर करके ये पॉइंट एक्सेप्ट करते ही पूरा प्लैनेट न्यूक्लियर ब्लास्ट में लुप्त हो जाता है, और अंत में दोनों भी सही सलामत सतह पर निकल आते हैं, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।